हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 के अनुच्छेद आर्टिकल यानी 52 से 62 यानी 52 से 62 के बीच दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये जो भाग 5 है, ये पार्ट 5, ये संघ की कार्यपालिका है यानी कि यूनियंस की एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ तक होता है? ये वैसे तो ये 78 तक होता है, पर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? केवल राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति 52 से 62 यानी 52 से 62 तक होता है। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और आने वाली एग्जामों में पूछे जाएंगे। इनमें बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये बारीकी वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। पहला 52 यानी भारत का राष्ट्रपति होगा। ये देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है। तो 52 यानी 52 अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होता है। अब ये कौन हो सकता है? तो अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है भारत देश का। ठीक है, ऐसा में कोई भेदभाव नहीं होता है। भारत का मूल जो नागरिक है, ठीक है, वह राष्ट्रपति बन सकता है हर कोई। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ, वो हम आगे देखेंगे। पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, तो इसे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। पहली बात तो संघ किसे कहते हैं? देखिए, हमारा जो भारत है, ठीक है, ये कई सारे राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, कई सारे राज्य यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जितने भी राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य है हमारे। तो यहाँ पर ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा जो देश बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा देश किसे मानता है? तो ये पूरा देश भारत को मानता है। ठीक है, सेंट्रलाइज कहाँ होता है? तो भारत में होता है ना। केंद्रीकरण कहाँ होता है? तो भारत में होता है। तो यानी कि ये छोटे छोटे समूह और पूरा एक बड़ा हिस्सा बन जाना, ठीक है, और किसी एक ही चीज को मानना, उसे संघ कहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर ये जो भारत है, ठीक है, ये कई राज्यों से मिलकर बना है, परंतु ये है पूरा एक भारत। ठीक है, तो यहाँ पर संघ है ना, तो ये संघ या यूनियन कहलाता है। ठीक है, इसकी कार्यपालिका ने, इसकी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, इसकी कार्यपालिका शक्ति है, वो किस में होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। यानी हमारे देश में सबसे बड़ी नौकरी किसकी है? तो राष्ट्रपति। आपसे घुमा के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको कोई बारीकी नहीं बताएगा। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, सॉरी, हमारे देश की संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। और किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? तो 53 यानी 53 के अनुसार होती है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 यानी 54, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, एकल संक्रमणी पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोसेस से होता है, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इसका वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अभी हम ये समझेंगे, आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर चलो देखते हैं। देखिए, एकल संक्रमणी पद्धति किसे कहते हैं? तो भैया, अप्रत्यक्ष प्रणाली को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर प्रत्यक्ष डायरेक्ट, देखिए, आप आपके क्षेत्र के सांसद विधायक को चुनने के लिए आप मान लीजिए एक से, ठीक है, सांसद का चुनाव है, तो आप वोट देते हैं अपने हिसाब से, किसी भी सांसद को चुनते हैं। ठीक है, जो आपके एरिया का अच्छा व्यक्ति होगा। विधायक का चुनाव होता है तो आप वोट डालते हैं। पार्षद का होता है तो आप वोट डालते हैं। ठीक है, पर क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं, बिल्कुल नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए ये सांसद और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद, ठीक है, एमपी एमएलए, ये लोग जाकर वोट डालते हैं। यानी कि देखिए, हमने किसको चुना? हमारे एमपी, सांसद, विधायक को। ठीक है, इनने किसको चुना? हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे चुनाव ने चुना, यानी हमने चुना, हमने बोला कि आप चुन सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो हमने इसे चुना, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमने हमारे चुनाव के द्वारा किसे चुना? हमारे देश के राष्ट्रपति को। तो इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है, से मतदान हो रहा है यहाँ पर। दूसरा हम देखते हैं, देखिए, एकल संक्रमणी पद्धति का क्या फायदा है? भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए 50% प्लस एक मत की आवश्यकता होती है, यानी कि आधे से एक अधिक। ठीक है, इतना वोट मिलता है तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। अगर इससे कम होता है तो राष्ट्रपति नहीं बनता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 3 व्यक्ति है, उदाहरण के लिए चुनाव है, इसमें 3 व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ए, बी और सी। ए को कुल वोट मिले 8, बी को कुल वोट मिले 6, सी को कुल वोट मिले 10। अभी यहाँ पर पता चला कि 50% आधे से एक अधिक होने के लिए कुल कितने वोट चाहिए? 14। अभी किसी के पास है क्या? नहीं है। तो अब वापस से वोटिंग कराएं, वापस से एमपी एमएलए को बुलाकर वोटिंग डलवाएं? नहीं, ये टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज होगी। सबसे कम किसके हैं? तो भैया बी वाले के। तो इसको कितने, इसके बाद कितने लोग बचे हैं? तो 2। तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 3। 3। ठीक है, तो 3 इसको दे दे और 3 इसको दे दे, तो ये कितना हो जाएगा? 13, और ये हो जाएगा 11। अभी भी किसी के पूरा हो रहे हैं कि 14?
नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हट चुका है, बी के जो वोट थे वे तो बाहर हो चुका है, वोट सारे कैंसिल हो गए इसके। अब इसके पास 8+3 11 है, इसके पास 10+3 13 है, पर चाहिए कितने, 14। तो अब क्या होगा, अब इसे भी बाहर कर दिया जाएगा, और इस अब कितने व्यक्ति बच रहा है, तो एक व्यक्ति बच रहा है, यानी कि पूरे के पूरे इसको मिल जाएंगे, और ये हमारे देश का क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री। तो ये जो पद्धति है इसे एकल संक्रमणी पद्धति बोलते हैं। वैसे ये फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व होती है, पर उदाहरण के लिए हमें समझने के लिए यहाँ पर इसी प्रकार से समझा जा सकता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ पर ही बताया जाएगा। इसी प्रकार से एकल संक्रमणी पद्धति को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एकल संक्रमणी पद्धति आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे थोड़ा सा एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखना, बड़े ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया। ठीक है, क्योंकि ये शर्त भी पूरी होती है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और एकल संक्रमणी पद्धति पर कितने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका सीधा सीधा सॉल्यूशन मैंने आपको इसमें दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अनुमोदक यानी कि प्रेजेंटर और आपको जो आगे बढ़ाने प्रस्तावक दोनों की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए कि भाई हम इसको इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं, ठीक है, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ऐसे दो अलग अलग लोग, प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है, तो प्रस्तावक जो उसे प्रेजेंट करे, ठीक है, अनुमोदक यानी जो उसका जेक लगाए, उसे आगे बढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों की आवश्यकता होती है 50-50। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हो गया, इसका कार्यकाल भाई कितना होता है, तो 5 साल टेन्योर। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया राष्ट्रपति के कार्यकाल या टेन्योर कितना होता है, तो कहाँ लिखा है ये, तो 56 में लिखा है, जो कि कितने साल होता है, तो 5 साल होता है। जैसा कि आपको मालूम है 5 साल है तो होता है, ये तो पता है, पर ये लिखा कहाँ है, तो ये लिखा है 56 यानी कि 56 में, और ये कई बार पूछा जाता है और कई बार और पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, 57 में पुनर्विचार के लिए अर्हता। देखो, पुनर्चुनाव, देखिए यहाँ पर एक बार अगर राष्ट्रपति कोई बन चुका है तो क्या वो दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है, तो 57-57 री इलेक्टेड हो सकता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं, 58-58 के अनुसार राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, भाई इसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये सारी योग्यताएं जो हैं, उसके वो दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल ना हो, और कोई उसने अपराध ना किया हो, ऐसी सारी सब योग्यताएं, ठीक है, काय में आती है, तो भाई अनुच्छेद नंबर 58 यानी कि एलिजिबिलिटी 58 में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 59-59, यहाँ राष्ट्रपति के कार्यकाल कार्यालय की दशाएं रिक्वायरमेंट, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए वो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, देखो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद जैसे कि सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो छोड़ना होगी उसको अगर राष्ट्रपति पद चाहिए, चुनाव लड़ना है तो। दूसरा, राज्यसभा लोकसभा का पद ना हो उसके पास। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे करंट में जो राष्ट्रपति चल रहे हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, तो वो बिहार से थे, बिहार में वो राज्यपाल थे, तो उन्हें लाभ का पद छोड़कर क्या पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा, राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए कोई सा भी। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर लिखा है। अगला, अच्छा वैसे यहाँ पर राज्यपाल के लिए भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, वो अर्हता होती है, वो मान्यता होती है, वो हम आगे और सीरीज में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये पूछा जाता है कि भाई ओथ यानी कि राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, 60 यानी कि 60 अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, महाभियोग, ये महाभियोग का विचार हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने अमेरिका से लिया, इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो 61 के अनुसार चलाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि चूंकि बड़े उच्च अधिकारियों को हटाने के लिए संसद को बीच में लाया जाता है, तो उसे महाभियोग कहा जाता है, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, इसलिए उन लोगों के लिए भी महाभियोग अप्लाई किया जाने लगा। परंतु वास्तविकता में सबसे पहली बार और किसी के लिए हमारे संविधान में लिखा गया है, तो वो है भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पर इस चीज को भी आपको कोई बारीकी से नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 61 के अनुसार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी उसे हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है, चलाई जा सकती है। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिए, तो अमेरिका से लिए। आगे 62 यानी 62, देखिए रिक्त होने पर यानी कि वेकेंट हो गया, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है, दिवालिया हो गए या फिर पागल हो गए या कुछ और हो गया, तो यहाँ पर इस पद पर ये जो खाली पद हो चुका है, ठीक है, कहीं गए बाहर, या हो सकता है आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या किसी भी कारण से पद अगर राष्ट्रपति का रिक्त होता है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर इस वैकेंट सीट पर, ठीक है, उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन बैठेगा, तो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुख्य न्यायाधीश बैठेगा भारत का, ठीक है, जो कि दिल्ली में होते हैं, शरद अरविंद बोबड़े है अभी। ठीक है, अगर ये भी ना हो तो फिर
वरिष्ठ न्यायाधीश बैठता है, ठीक है, ये ऑर्डर है, हमेशा ध्यान रखना है। सीजेआई के बाद का आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ, वरिष्ठ न्यायाधीश इसका आंसर होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार ये हो रहा है कि रिक्त होने पर कोई भी दूसरा उपराष्ट्रपति, सीजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कहें हम मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश बैठता है, तो बैठता है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है या वैकेंट है तो 62 यानी 62 के अनुसार, ठीक है। इसकी और मुख्य जानकारी आपको आगे के लेक्चर्स में मिलती जाएगी, ये अभी आप हाफ पार्ट है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने पर इसका सेकेंड पार्ट आ पाएगा, ठीक है। धन्यवाद।